कैरियर मेकर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि एसएससी जीडी के श्रृंखला के अंतर्गत हम एक सीरीज के रूप में एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ रहे हैं, तो आज हम अपना पेपर लेकर के हुए हैं। आपके सामने दिख रहा होगा के और जीएस का पेपर है, जो 12 जनवरी 2023 को 2:30 बजे से 3:30 के बीच किया गया था। ठीक है, तो देखें जो प्रीवियस ईयर पेपर है, मैंने आपको पहले भी कहा है, प्रीवियस ईयर पेपर के यदि आप प्रश्न देखेंगे तो हर एक पेपर का अगले पेपर में उसका फायदा देखना है। ठीक है, शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखें क्या है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद है। पूछ रहा है समानता का अधिकार संबंधी कौन सा अनुच्छेद है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में जब आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स, तो पहली बात मौलिक अधिकार जिन्हें कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और मौलिक अधिकार जो हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो हैं ये 12 से 35 तक चलते हैं। ठीक है, इन्हें संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को संविधान में किस भाग को संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और आप देखेंगे मौलिक अधिकार जो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, इसी में आपको मिलेगा समानता का अधिकार। तो आपको विदित होना चाहिए, आपको जो मौलिक अधिकार थे तो पहले 7 थे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये तो 6 हुए। एक संपत्ति का अधिकार भी था जिसे हटा दिया गया है। ठीक है, और संपत्ति का अधिकार 19F और आर्टिकल 31 में था, जिसे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत इसे संपत्ति के अधिकार को हटा करके आर्टिकल 301A में विधिक अधिकार के रूप में वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहला अधिकार है उसका नाम है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार है। और जो समानता का अधिकार है ये आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक चलता है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक चलता है। तो यही पूछ रहा है समानता के अधिकार संबंधी कितने अनुच्छेद हैं। तो 14 से 14, 15, 16, 17 और 18 कितने आर्टिकल हो जाएंगे? 5 आर्टिकल। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा प्रश्न क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे। मतलब खुदाई खिदमतगीर आंदोलन पूछ रहा है। तो याद रखें, पहला आपको प्रश्न विदित होना चाहिए, खुदाई खिदमतगीर। ठीक है, खुदाई खिदमतगीर जो है ये आंदोलन 1929 में शुरुआत होती है, 1929 के आसपास। और 1930 में 29-30 आपका 1930 में ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, अहिंसक रूप धारण कर लेता है खुदाई। पूछ रहा है खुदाई के आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए इसके संस्थापक खान थे। सीमांत गांधी या सरहदी गांधी कहा जाता है। इन्हें सीमांत गांधी या सरहदी गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, और प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति भी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक है, और इन्हें याद रखें, इनका एक बहुत ही फेमस आंदोलन था लाल कुर्ती आंदोलन। यही आंदोलन था लाल कुर्ती आंदोलन, जहां पर इस खुदाई खिदमतगीर आंदोलन में ये गांधी जी के अहिंसक आंदोलन, जैसे गांधी जी अहिंसा का समर्थन करते थे, तो ये भी जो आंदोलन था ये भी गांधी जी के अहिंसा आंदोलन से मिलता जुलता था। और खुदाई खिदमतगीर आंदोलन के अंतर्गत ही लोगों ने लाल कुर्ती पहनकर के आंदोलन किया था, इसीलिए इनका बहुत फेमस है लाल कुर्ती आंदोलन। तो खुदाई खिदमतगीर याद रखिए 1929-30 के आसपास हुआ था और खान अब्दुल गफ्फार खान से इसका संबंध है। ठीक है, और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, सरहदी गांधी कहा जाता है, और ये पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, और ऑप्शनों पर नजर मारते हैं, कुछ ऑप्शन ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में जानते होंगे। पाकिस्तान चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाए। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। अबुल कलाम आजाद को आप जानते होंगे, ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, और वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, वैज्ञानिक भी थे। और 2006 में इन्होंने 2006 में इन्होंने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल भी किया था। अब्दुल कलाम आजाद ने, जब संसद ने बहुत सारे पदों को लाभ के दायरे से बाहर कर दिया।
ठीक है, तो ये भी आप याद रखें। ठीक है, देखिए सर, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा की गई? तो पूछ रहा है कि भारतीय शहर की पहली बार पूर्ण जनगणना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो है, इसका जो ऑप्शन होगा ये है हेनरी वाल्टर। हेनरी वाल्टर के द्वारा क्या किया गया था? भारतीय शहर की पूर्ण जनगणना की गई थी। आपने देखा होगा हर सेट में जनगणना से संबंधी कोई ना कोई प्रश्न आता है, और मैंने आपको कई बार बताया है, जो जनगणना है, जो सेंसन है, ये संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है। दूसरी बात, जनगणना जो है हर 10-10 वर्ष में होती है, 10-10 साल में होती है जनगणना। मैंने आपको ये भी बताया है कि पहली बार जनगणना आपका 1872 में हुई थी। उस टाइम पे लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, पहली जनगणना हुई थी, जबकि पहली नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई थी। जो 1881 में जनगणना शुरू हुई थी, ये नियमित जनगणना थी। और आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। तो याद रखें, इन प्रश्नों पर भी आप ध्यान रखें। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना हेनरी वाल्टर के द्वारा प्रारंभ की। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक नेता जून 2022 में राघव चड्ढा के बाद राजेंद्र नगर दिल्ली के विधानसभा के सदस्य बने? ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का प्रश्न था। इसका जो राइट आंसर है ये है दुर्गेश पाठक। दुर्गेश पाठक जो थे, ये आपका क्या हुआ था? राजनीतिक नेता है जो राजेंद्र नगर दिल्ली के विधानसभा के सदस्य बने। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है, एशियाई खेल 2018 में कुल कितने खेल सपोर्ट में थे, मतलब कुल कितने खेल शामिल किए गए थे एशियाई खेल 2018 में? याद रखें, एशियाई खेल 2018 में 47 जो खेल हैं इन्हें शामिल किया था। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो जो लोसांग महोत्सव है बहुत ही फेमस महोत्सव है, और इसका संबंध किस राज्य से है? राज्य से। ठीक है, सिक्किम पहला ऐसा राज्य है, जैविक कृषि में आपका पहला राज्य सिक्किम बना है। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर 90% आपका क्या है, जैविक खेती की जा रही है सिक्किम में। ठीक है, लगभग पूरी तरह से ये जैविक खेती वाला राज्य बन गया है सिक्किम। ठीक है कि नहीं? बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अब देखें एक बात और, मणिपुर से यह प्रश्न याद आया। अब क्या पूछा जाए, तैरता हुआ अभ्यारण्य जिसका नाम है किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ, ठीक है, किबुल लामजाओ, इसे तैरता हुआ कहा जाता है। तो तैरता हुआ अभ्यारण्य किबुल लामजाओ कहाँ पर है? मणिपुर में। ठीक है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको याद होना चाहिए, असम में क्या फेमस है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गैंडों के लिए जाना जाता है, गैंडों के लिए जाना जाता है। कौन? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो 2021 उस टाइम का करंट अफेयर्स का प्रश्न था। तो पूछ रहा है कि कला में उनके योगदान के लिए किसे पद्मश्री मिला था? इसका जो आंसर है, ऑप्शन है आपके शांति देवी, कुटनी देवी, सुमित्रा महाजन और मजम्मा जोगती। इसका जो राइट आंसर है ये है मजम्मा का राइट आंसर है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें, रूसा भारतीय राज्य विश्वविद्यालयों के संबद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का योगदान है। रूसा का फुल फॉर्म क्या है? तो रूसा का फुल फॉर्म है, आपका ऑप्शन दिया है, राष्ट्रीय उच्चतर सीख अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा, राष्ट्रीय ऊंची शिक्षा अभियान और राजीव गांधी उच्चतर शिक्षा अभियान। याद रखें किससे संबंधित है? विश्वविद्यालयों से संबंधित है। जाहिर सी बात है विश्वविद्यालयों में आपका क्या होगा? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। इसका जो राइट आंसर है ये है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है? पूछ रहा है कि किस तत्व की परमाणु त्रिज्या न्यूनतम है। तो आप ये याद रखें, देखें आपका परमाणु त्रिज्या क्या कहलाती है? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित अंतिम इलेक्ट्रॉन से, परमाणु को जो नाभिक होता है उसमें जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु के नाभिक में बाह्यतम कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो ये है, तो परमाणु के कोष में, बाह्यतम कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन है
तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से नाभिक की जो दूरी होती है वो कहलाती है आपकी क्या, परमाणु त्रिज्या। परमाणु के आपका परमाणु के नाभिक में उपस्थित बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों से परमाणु के केंद्र की दूरी आपका क्या कहलाती है, नाभिकीय त्रिज्या। तो जिसमें जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी परमाणु त्रिज्या उतनी ही न्यूनतम होगी। देखिए आपका हाइड्रोजन H, हीलियम HI, लिथियम Li, देखें परमाणु क्रमांक से आप याद रखें, हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li इसका 3 नंबर होता है, बेरिलियम Be 4 होता है, बोरान B 5 होता है परमाणु क्रमांक। हाइड्रोजन हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरान B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O। मतलब आपका हाइड्रोजन हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम B, बोरान B, कार्बन C, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन O। मतलब परमाणु क्रमांक कितना होगा इसका, 8 होगा। ठीक है, यदि आप रखेंगे फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, 3S2, 3d10, 4S2, 4p6, अगर इसमें आप रखेंगे, ठीक है, जो अफवाहू का नियम था, तो अफवाहू के नियम से भरने के अनुसार आपको पता चलेगा कि परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो याद रखें, पहले में आपका परमाणु में आपका 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यदि मैं यहाँ से निकाल दूं 2, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में बचेंगे, 3 बचेंगे। यदि पहले वाले में आप 2 भर देंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, आपका 1 बचेगा। यहाँ पहले वाले में यदि 2 भर देंगे आप इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। यदि आप यहाँ पर 2 भर देंगे तो कितने बचेंगे, 6। तो जिसमें जितने बाह्यतम कोश में जितने ज्यादा परमाणु इलेक्ट्रॉन, उसका परमाणु त्रिज्या उतनी ही न्यूनतम। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ बच रहे हैं, ऑक्सीजन में। अतः इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहाँ उद्योगों की बात हो रही है, यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है, तो कच्चे माल से लेकर उद्योगों तक यहाँ पर वस्त्र उद्योग की बात हो रही है। ठीक है, तो याद रखें भारत में सूती वस्त्र उद्योग की जो राजधानी है मुंबई को कहा जाता है, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और आप ये भी याद रखें कि जो भारत का दक्षिणतम वाला क्षेत्र है काली मिट्टी का क्षेत्र है, और जब काली मिट्टी का क्षेत्र होता है तो काली मिट्टी में सबसे ज्यादा कपास होता है, और जहां पर कपास की मात्रा ज्यादा होगी वस्त्र उत्पादन उतना ही आपका तीव्र गति से होता है। तो सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी मुंबई है और यहाँ किस उद्योग की बात की जा रही है, सूती वस्त्र उद्योग की बात की जा रही है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र में थॉमस बाख ओलंपिक एजेंडा 2020+5 पर चर्चा हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके टोक्यो में आयोजित 138वें सत्र, वर्चुअली आयोजित 137वें सत्र, वर्चुअली आयोजित 136वें सत्र, लोसाने में आयोजित 135वें सत्र। ये जो बात है ये है वर्चुअली आयोजित 137वें। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये भी करंट का प्रश्न था। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। मतलब आय के संदर्भ में पूछ रहा है, व्यक्तिगत आय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन देखें, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय प्लस व्यक्तिगत कर आदायगी माइनस गैर कर आदायगी, ये नहीं होगा। ठीक है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय प्लस व्यक्तिगत कर प्लस गैर कर आदायगी, ये भी आपका गलत है। ठीक है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी, यही सही है। क्योंकि जो भी आपकी व्यक्तिगत प्रयोज्य आय होगी उसमें व्यक्तिगत आय में आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स करना पड़ेगा, मतलब टैक्स की अदायगी करनी पड़ेगी। और गैर कर जो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो गैर कर के अंतर्गत आएंगी उसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, अदायगी। मतलब आपके टोटल आय में आपका ये दोनों चीजें क्या होंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए साइक्लोस्टोमेटा जबड़े रहित होते हैं, तो पूछ रहा है कौन होता है ये साइक्लोस्टोमेटा जो होते हैं, सबको पता होना चाहिए प्रश्न। ये कौन होते हैं, कशेरुकी होते हैं, वर्टिब्रेटा इनको कहा जाता है, कशेरुकी वर्टिब्रेटा। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना में की गई। मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई, तो राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की जो स्थापना है ये हुई है 1952 में, एनडीसी की स्थापना। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें गुरु पंकज चरण
दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? जो गुरु पंकज चरण दास है, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं। ये ओडिसी के आपके क्या थे? शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। तो गुरु पंकज चरण दास का जो संबंध है वो ओडिसी से है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है देखें कि चोल काल के दौरान मुवेद वेलन और अरियार की उपाधियां थी। तो ये क्या थी? आपके ऑप्शन है राजा के पुत्र, भूस्वामिया, सेना के सेनापति और राजा के मंत्री। तो ये जो मुवेद वेलन और अरियार उपाधियां हैं चोल काल के दौरान, ये कौन थे? ठीक है, तो ये याद रखें। चोल काल में सबसे प्रसिद्ध जो राजा था उसका नाम था राजेंद्र चोल। ठीक है, और इनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखें क्या कह रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न में देखें क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, कौन सा जल निकाय भारत के पश्चिम दिशा में गिरता है? तो आपको पता होना चाहिए, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत तीनों ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, एक प्रायद्वीप बनाता है भारत। ठीक है, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो यही पूछ रहा है कि पश्चिम दिशा में क्या है? तो पश्चिम दिशा में क्या है? अरब सागर इसका राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है अगला प्रश्न। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, हर एक सेट में पंचवर्षीय योजनाओं से प्रश्न आए हुए हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जो 5 ईयर प्लान है, जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं वो आपका किस देश की देन है? रूस की देन है। और भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं आपका हो चुकी हैं। ठीक है, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका जो कार्यकाल था 2012 से 2017 था। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल 1951 से 56 था। दूसरी का जो कार्यकाल था वो 56 से 61 था। तीसरी का जो कार्यकाल था वो 61 से 66 था। ठीक है, 66 था। फिर चौथी नहीं थी, यहाँ पर 1966 से 1969 में ये आपका योजना अवकाश रहा है, योजना अवकाश था। ठीक है, फिर 69 से अगली पंचवर्षीय योजना 69 से 74 में चली है। फिर अगली जो है 1974 से 1978 में आई है। ठीक है, फिर 78 के बाद 1979 और 1980 यहाँ पर भी योजना अवकाश था, योजना अवकाश था। फिर यहाँ पर 1980 से 1985, 1985 से 1989 चलती रही है। ये पहली पंचवर्षीय योजना है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। तीसरी के बाद आपका क्या आया था? योजना अवकाश आया था। ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठवीं है, ये सातवीं है। ऐसी पंचवर्षीय योजना भारत में चलती रही है। ये भी आपको विदित होना चाहिए कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी, उद्योगों को, इंडस्ट्री को। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई को प्राथमिकता दी गई थी। तो आपसे यही पूछ रहा है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का क्या दिया गया था? नारा दिया गया था। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना से प्रश्न याद रखें। तो पहली पंचवर्षीय योजना मैंने आपको बताया कि क्या है, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। तो इसमें क्या उत्तर होगा? कृषि के विकास को बढ़ावा। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि जून 2022 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ठीक है, विंग के प्रमुख के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, देखें आपको याद रखना चाहिए कि भारत में गुप्तचर संस्थान है, गुप्तचर संस्थान है। जो भारत में के गुप्तचर विभाग हैं, हमारे यहाँ के गुप्तचर विभाग है सीबीआई, हमारे यहाँ का गुप्तचर विभाग है, भारत का आईबी गुप्तचर विभाग है, और आपका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग 1920। ठीक है, तो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये भारत का गुप्तचर विभाग है, आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ये भी भारत का गुप्तचर विभाग है, और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो पूछ रहा है कि 2022 में किस तरह के वो कौन से प्रमुख थे जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सामंत गोयल। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में आपका 22 भाग हैं, भारतीय संविधान में आपका 22 भाग हैं,
और आपका जो भाग आपका 14 है, जो भाग आपका क्या है 14, ठीक है, भाग आपका 14 है। तो भाग 14 में आपका क्या है, भाग 14 देखेंगे, भाग 14, तो भाग 14 जो है आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 तक की बात करता है, और आर्टिकल 308 से 323 तक की बात कर रहा है। तो ये पूछा है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। तो आपका आर्टिकल 315 कहता है कि आपका आर्टिकल 315 कहता है कि देश के लिए एक यूपीएससी होगी और प्रत्येक राज्यों के लिए एक एमपीपी स्टेट पीएससी होगी, और यदि दो या दो से अधिक राज्य चाहते हैं तो उनकी आपका क्या है मिक्स पीएससी भी बन सकती है, ये रखनी। तो आर्टिकल 315 की बात कहा है, तो आर्टिकल 315 किस भाग में शामिल हो जाएगा, भाग 14 आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323, क्लियर है। और आपको ये भी विदित होना चाहिए जो संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी है, ये आपका 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में पहली बार इसकी बात की गई थी, ठीक है। और पहली बार ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर, रिकमेंडेशंस ऑफ ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर पहली बार देश में संघ लोक सेवा आयोग की बात हुई थी। और 1926 में 1926 में पहली बार यूपीएससी का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और आपको ये भी विदित होना चाहिए कि अंग्रेजों के टाइम की दी हुई है यूपीएससी, और यूपीएससी की जो परीक्षाएं हैं इंग्लैंड में होती थी। तो जब भारतीयों ने आंदोलन किया था तो यूपीएससी की परीक्षाएं, कहा गया था कि यूपीएससी की परीक्षाएं आपने पढ़ा होगा उग्रवादी युग, उदारवाद युग और गांधी युग। तो क्या हुआ था, फिर यूपीएससी की जो परीक्षाएं हैं वो केंद्र आपका इंग्लैंड के साथ साथ इलाहाबाद में भी आयोजित होने लगी थी, ठीक है। इन बातों को भी आप याद रखें, ठीक है। देखें, तो ये थे आपके 20 प्रश्न जो आपका एसएससी जीडी में आए हुए थे, ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा है कि आपको हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा और उससे आपका फायदा हो रहा होगा, ठीक है। मिलते हैं इसी की अगली सीरीज के अंतर्गत, तब तक के लिए